इसके साथ ही चूफैंग ने बढ़त बना ली और बाहर उड़ गया। केवल मूर्ख ही आसानी से पैसा नहीं कमा सकते। वह उस बत्तख को, जो उससे मिलने ही वाली थी, बिना किसी कारण के उड़ने नहीं दे सकता था। इस समय के दौरान राक्षसी स्पर्श विष के साथ अपनी परिचितता के आधार पर चूफैंग हवा से फैलती संक्षारक आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जब तक वो इस आभा का अनुसरण करता रहेगा, तब तक पवन आत्मा मृग को पकड़ना उसके लिए अधिक कठिन नहीं होगा। वास्तव में कुछ समय बाद चूफैंग को पवन आत्मा हिरण के पैरों के निशान मिले। हम बहुत करीब हैं, पीछा करते रहो। हालांकि चूफैंग के ये शब्द कहने के ठीक बाद उसने कुछ ही दूरी पर एक उत्साहित चिल्लाहट सुनी, जिसके बाद लड़ाई की आवाज आई। जल्दी करो बहन लैन, यहाँ वास्तव में एक पवन आत्मा हिरण है। ये चीज बहुत बढ़िया है। एक पवन आत्मा हिरण कम से कम दसियों हजार एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का योगदान कर सकता है। ये कुछ शीर्ष जानवर जनरलों के बराबर है। अगर हम इसे नीचे ले जा सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस परीक्षण में अन्य जनजातियों से आगे होंगे। कियान, माओ होऊ, स्किनी, जल्दी करो और आओ। युवा आवाज के बाद तीव्र युद्ध की आवाज थी। चूफैंग ने भौं उठाए। उन्होंने सावधानीपूर्वक भेद किया, आगे काफी लोग होंगे। हे भगवान, क्या मुझे रोका जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। मैं हमेशा दूसरों को लूटता रहा हूं, मुझे लूटने की हिम्मत कौन कर सकता है? छोटे अल्फ, जाओ, देखो। छोटे अल्फ ने कुछ भी नहीं कहा और बाहर निकल गया। जल्द ही चूफैंग के सामने एक अराजक लड़ाई सामने आई। पवन आत्मा हिरण बीच में फंस गया था। उसके चारों ओर अलग अलग कपड़े पहने 5 युवक उत्साह से लड़ रहे थे। ये युवा लोग कमजोर नहीं थे। सबसे कमजोर मध्यवर्ती देव क्षेत्र के शिखर पर था। उनमें से 2 के पास वास्तव में महान देवता की युद्ध शक्ति थी। विशेषकर नेता, एक लंबी चोटी वाली लड़की, जिसकी आभा किसी महान देवता के समान थी। चूफैंग ने भौं उठाई। युवा लोगों का कितना शक्तिशाली समूह है। इतनी कम उम्र में एक महान देवता की लड़ाकू शक्ति प्राप्त करना, ऐसी प्रतिभाशाली सूची के शीर्ष 10 से कम नहीं थी। लेकिन क्यों ये युवा लोग इतने अपरिचित हैं? तार्किक रूप से कहें तो ऐसी प्रतिभा का अज्ञात रहना असंभव था। कम से कम वे जीनियस लिस्ट में तो हो ही सकते थे, है ना? हालांकि वास्तव में चूफैंग ने अचानक प्रकट हुए लोगों में से किसी को भी नहीं पहचाना। यह मामला दिलचस्प था, और अभी उनकी बातचीत से परीक्षण, जनजाति, उनका क्या मतलब है? चूफैंग उलझन में था। वो उन्हें और अधिक ध्यानपूर्वक देखने से स्वयं को रोक नहीं सका। नेता एक चोटी वाली लड़की थी। उसके लंबे काले बाल, पतली और कसी हुई लंबी टांगें, चमकीले बाल, सुंदर नाक, खूबसूरत चेहरे की विशेषताएं और ठंडी आंखें थीं। सब कुछ आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरी तरह से उनके सौंदर्य मानकों पर आधारित था। अचानक चूफैंग जाग गया। यह सही नहीं है। एक महिला जो उसे सुंदर महसूस करा सके, कम से कम उसे सबसे महत्वपूर्ण शर्त पूरी करनी होगी, है ना? वो तो एक इंसान ही थी। यह एक सामान्य शर्त लग रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि यह कहाँ था? खोया हुआ महाद्वीप, शुरुआती जमीन, स्टारलाइट इंपीरियल राजवंश से। यहाँ मनुष्य कैसे हो सकते हैं? चूफैंग के दिल में तुरंत तूफान उठ गया। क्या वो मानवशाही महल से आई कोई प्रतिभाशाली महिला हो सकती है? चूफैंग ने अनुमान लगाया, संपूर्ण तीसरी दुनिया में केवल मानवशाही महल में ही शुद्ध मानव थे, है ना? लेकिन सवाल अब भी वही था, उसने इन लोगों को जीनियस लिस्ट में क्यों नहीं देखा था? मानव साम्राज्य महल को इतने सारे शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को छिपाने की क्षमता कहां से मिली? ये बिल्कुल अवास्तविक था। इसके अलावा चूफैंग इन मनुष्यों से एक हल्की शैतानी आभा महसूस कर सकता था। बेशक राक्षसी आभा बहुत हल्की थी। यदि चूफैंग ने पूरे साल दानव जाति से नहीं निपटा होता, तो शायद उसे इस बात का ध्यान नहीं आता। क्या ये दानव पुत्र एरक्यू का काम हो सकता है? इस बार चूफैंग सचमुच हैरान रह गया। इन मनुष्यों की अचानक उपस्थिति ने वास्तव में एक पल के लिए चूफैंग को भ्रमित कर दिया। इस समय दूसरी तरफ लड़ाई अभी भी पूरे जोरों पर थी। उन 5 ने अच्छा सहयोग किया। सबसे मजबूत पोनीटेल लड़की सीधे तौर पर लड़ रही थी, जबकि अन्य 2 महान देवता बाएं और दाएं से शिकार को परेशान कर रहे थे। 2 सबसे कमजोर शिखर मध्यवर्ती देवता कुछ बुदबुदाते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे कोई बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहे हों। हालांकि पवन आत्मा दिव्य मृग आखिरकार एक उच्च श्रेणी का पशु सेनापति था। यह एक साधारण शीर्षस्थ महान देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सामान्य परिस्थितियों में अपनी ताकत से वे शायद इसे दबा ही पाएंगे। पवन आत्मा हिरण को मारना मूर्खता का सपना होगा।
बेशक यह अपवाद हो सकता है। इसका कारण यह था कि यह पवन आत्मा हिरण चू फैंग के राक्षसी स्पर्श विष से घायल हो गया था। इसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। शायद यह वास्तव में इन लोगों द्वारा उठाया जाएगा। चू फैंग ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अभी इन लोगों की पहचान संदिग्ध थी। वे न तो दोस्त थे और न ही दुश्मन। चू फैंग ऐसे ही हजारों एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को देना नहीं चाहता था। क्या होगा अगर वो दुश्मन की मदद कर रहा था? इस प्रकार चू फैंग ने गुप्त रूप से हमला किया। आकाश के चमकते पंख लाल रोशनी से टिमटिमा रहे थे। चू फैंग का शरीर तुरंत ही उस स्थान से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी प्रतिबिंब में बदल गया हो और घेरे में आ गया हो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। आसमान में अचानक एक काली कृपाण की किरण आसमान को चीरती हुई आई। पोनेटेल वाली लड़की और बाकी लोगों की चौंकती निगाहों के सामने सितारों और चांद को चीरने की शक्ति के साथ इसने पवन आत्मा हिरण पर वार किया। यह इतना तेज था कि कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार पवन आत्मा हिरण पहले से ही पोनेटेल लड़की और अन्य लोगों से उलझा हुआ था। वो समय रहते बच नहीं सका। ये केवल इस भारी वार को ही झेल सकता था। धमाका, एक चौंकाने वाला विस्फोट सुना जा सका। दानव संहारक के भयानक वजन के कारण पवन आत्मा मृग बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका और एक मांस पाई में तब्दील हो गया। इसके तुरंत बाद एस्ट्रल बीस्ट सोल की अधिसूचना आ गई। विशेष उच्च श्रेणी के जानवर जनरल 1 को मार डाला। सूक्ष्म जानवर आत्मा 28,000 प्राप्त की। चू फैंग ने अपने होंठ मोड़े। वो सचमुच यह नहीं बता सका कि इस चीज में क्या खास बात है। वैसे भी उसे नहीं लगा कि इसे मारने में कोई अंतर है। उसने धीरे धीरे दानव संहारक को दूर कर दिया, अपने आसपास के 5 लोगों की लालच भरी निगाहों को महसूस करते हुए। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उन 5 में से एक गोल मटोल युवती ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और चू फैंग पर गुस्से से दहाड़ने लगी। अरे, तुम बहुत नासमझ हो। तुमने बिना कुछ कहे ही हमारा शिकार छीन लिया। चू फैंग को होश आ गया। तभी उन्हें इन 5 युवा प्रतिभाओं को करीब से परखने का मौका मिला। वे 5 बहुत ही अनोखे कपड़े पहने हुए थे। चू फैंग के शब्दों में, यह एक सरल शैली थी और यह सामान्य पोशाक शैली से बहुत अलग थी। उन 5 लोगों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था, वह उनमें सबसे छोटी लड़की लग रही थी। इसके अलावा, हालांकि इससे पहले कि चू फैंग उसका आंकलन पूरा कर पाता, सामने वाली युवती फिर से गुस्से से दहाड़ने लगी। अरे, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? तुम हमारा शिकार क्यों छीन रहे हो? चू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और पूछा, तुम्हारा शिकार? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने ही इस एस्ट्रल बीस्ट को सबसे पहले खोजा था। चू फैंग लापरवाही से मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि मैंने ही सबसे पहले इस एस्ट्रल बीस्ट की खोज की थी। लड़की ने मुंह बनाया, अपना गोल चेहरा सिकोड़ा और खर्राटे लेने लगी। हम ही थे जिन्होंने इस पवन आत्मा हिरण को फंसाया था। तुमने पवन आत्मा हिरण की सूक्ष्म जानवर आत्माओं को पाने के लिए लालच किया होगा और जानबूझकर चुपके से हमला किया होगा। चू फैंग ने अपने कंधे उचका दिए। वह इतना गरीब तो नहीं होगा कि हजारों की संख्या में एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं की लालसा करे, है ना? वो अपनी पहुंच के भीतर मौजूद शीर्षस्थ पशु सेनापतियों को मारने की भी परवाह नहीं कर सकता था। उसे यहां दोषी ठहराया जा रहा था। चू फैंग को अपनी सांस बर्बाद करने की परवाह नहीं थी। उसने वो सीन निकाला जो उसने अभी अभी काटा था। पहले तो उसने सोचा था कि सीन बहुत सुंदर है, इसलिए उसने उन्हें यूं ही रख दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वे सबूत बन जाएंगे। चलो इनकी तुलना करते हैं। मैंने अभी अभी इसे उस हिरण से काटा है। जैसे ही उसने बात की, चू फैंग ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और अपने हाथ में मौजूद सींग को जमीन पर पड़े हिरण के शरीर के सींगों से जोड़ दिया। यह अच्छी तरह से फिट हो गया और पानी से सुरक्षित था। इस समय सच्चाई स्पष्ट थी। क्रोधित लड़की का आभामंडल अचानक कमजोर पड़ गया। वास्तव में इसकी खोज सबसे पहले इसी व्यक्ति ने की थी। हालांकि लड़की ने इस बारे में सोचा और गुस्से से कहा, लेकिन हम पवन आत्मा हिरण को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि तुम अचानक बाहर आए और एक तैयार सौदा उठा लिया। तुमने सभी एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं पर एकाधिकार कर लिया। ये समझ में नहीं आता, है ना? उसके बगल में बाघ की खाल पहने एक युवक ने भी आवाज लगाए। यह सही है। इससे सिर्फ ये साबित हो सकता है कि आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस पवन आत्मा हिरण की खोज की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे मार सकते हैं, अन्यथा ये कैसे बच सकता था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे इतने गणनाशील थे। उनकी टीम के लिए हजारों की संख्या में एस्ट्रल बीस्ट सोल्स कोई छोटी संख्या नहीं थी। चू फैंग ने कंधे उचका दिए।
उसका पहले से मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। चूंकि वे सभी इंसानों जैसे दिखते थे, चू फैंग को लगा कि वो उनसे काफी करीब है। हालांकि आखिरकार उनकी पहचान अज्ञात थी। अगर वे कृतघ्न बने रहे और उसे परेशान करते रहे तो चू फैंग को उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी उसके लिए इस प्रारंभिक मैदान में अपने साथियों के अलावा वो किसी और को भी मार सकता था। वो पृथ्वी पर मनुष्यों की रक्षा कर रहा था, सभी की नहीं। उदाहरण के लिए चू फैंग की इच्छा थी कि वह मानव शाही महल के उन विद्रोहियों को मार सके। उस पल में पोनीटेल वाली ठंडी सी दिखने वाली लड़की ने चू फैंग के चेहरे पर आए बदलाव को भांप लिया था। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अचानक एक कदम आगे बढ़कर भीड़ के सामने खड़ी हो गई। उसने धीरे से हाथ हिलाकर अपने साथियों को कुछ न बोलने का संकेत दिया। वो सबसे मजबूत थी और उसने इसे अभी सबसे स्पष्ट रूप से महसूस किया था। उसके सामने खड़े युवक ने पवन आत्मा मृग को मारने के लिए जिस वार का प्रयोग किया था, उससे उसका दिल धड़क उठा। दूसरे शब्दों में, उसके सामने खड़ा ये हानिरहित और मुस्कुराता हुआ युवक उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अब चूंकि पर्यवेक्षक बुजुर्ग आसपास नहीं था, इसलिए वे पांचों अकेले दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसलिए पोनीटेल लड़की मामले को जटिल नहीं बनाना चाहती थी। उसने चू फैंग पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, दोस्त, तुम्हारे वंश की शुद्धता को देखते हुए तुम्हें भी मानव आत्मा जाति से होना चाहिए, है ना? तुम इतनी कम उम्र में इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारा अज्ञात होना असंभव है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? तुम किस जनजाति से हो? ठंडी युवती के शब्दों ने चू फैंग को तुरंत स्तब्ध कर दिया। मानव आत्मा जाति क्या थी? जनजाति का क्या मतलब था? चू फैंग को लगा कि उन्होंने उसे मानव आत्मा जाति का सदस्य समझ लिया है। लेकिन क्या तीसरी दुनिया में ऐसी कोई जाति थी? क्या इसका मानव जाति से कोई संबंध था? चू फैंग ने घबराहट में सोचा। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसने कुछ असाधारण खोज की है। उसने जल्दी से अपने पास बैठे छोटे से योगिनी को एक आवाज भेजी। छोटे दोस्त, क्या तुम जानते हो वह किस बारे में बात कर रही है? छोटा योगिनी ऊपर नीचे लुढ़का, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता। मैं केवल एक भ्रम हूं जो प्रारंभिक भूमि से निकाले गए कानून के आभा के निशान से बना है, इसलिए मैं केवल वही जानता हूं जो प्रारंभिक भूमि में हुआ था। कुछ देर रुकने के बाद योगिनी ने आगे कहा, बेशक मुझे स्टारलाइट राजवंश के युग में बाहरी दुनिया की कुछ समझ है। स्टारलाइट राजवंश के गायब होने के बाद मुझे फिर कभी कुछ पता नहीं चला। बात बस इतनी है कि स्टारलाइट राजवंश के युग में मैंने कभी किसी मानव आत्मा जाति के बारे में नहीं सुना है। चू फैंग ने अवाक होकर सिर हिलाया। महत्वपूर्ण क्षण में ये छोटा सा साथी कभी भी विश्वसनीय नहीं होगा। चू फैंग की चुप्पी ने ठंडी युवती को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि चू फैंग ये जानकारी बताने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप किसी एकांतप्रिय जनजाति से हैं और अपनी जनजाति को उजागर करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसे भूल जाइए। हालांकि चूंकि हम दोनों ही मानव आत्मा जाति से हैं, इसलिए ऐसा कोई द्वेष नहीं है जिसे हम सुलझा न सकें। इन अर्थहीन आंतरिक झगड़ों को छोड़ दें। हमारा साझा दुश्मन दानव आत्मा जाति है। चू फैंग ने अपनी आंखें घुमाई। हे भगवान, एक और नया शब्द। ये दानव आत्मा दौड़ क्या थी? अगले ही पल ठंडी पोनीटेल वाली लड़की ने कहा, ये कैसा रहेगा? चूंकि आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस पवन आत्मा हिरण की खोज की थी, और मैं ये भी महसूस कर सकती थी कि यह अभी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए हम इसके एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं के आपके स्वामित्व के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। बहन लैन, उसके पीछे खड़ी गोल लड़की अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सकी। ठंडी लड़की ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और बोलना जारी रखा। हालांकि हमने इसे लंबे समय तक घेरे रखा है, जिससे पवन आत्मा हिरण की बहुत सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है। इसलिए आप इसे इतनी आसानी से मार सकते हैं। ये शब्द सुनकर चू फैंग ने भौहें उठाई। ऐसा लग रहा था कि इन छोटे साथियों को अभी भी लग रहा था कि वह अकेले पवन आत्मा हिरण को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। बेशक चू फैंग को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। बस सुनते रहो। तुलनात्मक रूप से वह दानव आत्मा जाति और मानव आत्मा जाति में अधिक रुचि रखते थे। ठंडी लड़की ने शांति से कहा, इसलिए पवन आत्मा हिरण की सूक्ष्म पशु आत्माएं आपकी हैं, लेकिन मुआवजे के रूप में हमें इसका अवशिष्ट शरीर दे दो, ठीक है? ये देखकर कि कोई उसके मालिक की लूट का माल छीनने जा रहा है, उसके बगल में बैठा छोटा योगिनी सबसे पहले शांत बैठने में असमर्थ हो गया। उसने जल्दी से चू फैंग को एक आवाज भेजी, मास्टर, ऐसे विशेष एस्ट्रल बीस्ट के शरीर को खजाने की दुकान में सोने के सिक्कों के बदले भी बदला जा सकता है।
ये बहुत मूल्यवान है। इस पवन आत्मा हिरण की कीमत कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। चू फैंग ने भौं उठाई। यदि छोटे एल्फ की याद न दिलाई होती तो वह वास्तव में यह नहीं जान पाता कि यही कारण था कि एस्ट्रल बीस्ट विशेष था। अकेले ये क्षतिग्रस्त शरीर ही लगभग सूक्ष्म पशु आत्माओं के मूल्य के बराबर था। आखिरकार 100 से 1 की विनिमय दर के अनुसार पवन आत्मा हिरण की सूक्ष्म जानवर आत्माओं का मूल्य केवल 280 सोने के सिक्कों के बराबर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मानव आत्मा जाति के इन छोटे साथियों को इतनी परवाह थी। बेशक चू फैंग के लिए 100 या 80 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे। अभी वह चाहता था कि ये लोग उसे ज्ञान दे। मानव आत्मा जाति और दानव आत्मा जाति क्या दर्शाती है? क्या इसका संबंध मानव और राक्षसों से हो सकता है? वे कहां से थे? ये सब कुछ वह था जिसे चू फैंग समझना चाहता था। इसके लिए ऐसा लगा कि उन्हें पवन आत्मा हिरण के अवशेष देना कोई बुरा विचार नहीं था। लेकिन इस समय अचानक परिवर्तन हुआ। चू फैंग ने अपने सामने बैठे 5 लोगों की ओर देखा। जब ठंडी लड़की ने बोलना समाप्त किया तो वे सभी गंभीर भाव से उसकी ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया तो वे मिलकर उस पर हमला कर देंगे। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया। उसने इन युवा लोगों को गंभीरता से नहीं लिया, हालांकि दूसरी पार्टी उससे बड़ी होनी चाहिए। चू फैंग ने मात्र 180 स्वर्ण सिक्कों को दिल पर नहीं लिया। यदि वो उन्हें कुछ जानकारी के बदले में दे सके तो यह उचित होगा। उसने तुरंत सिर हिला दिया। आप इस पवन आत्मा हिरण के अवशेष ले सकते हैं। चू फैंग की बातें सुनकर उनके भाव नरम पड़ गए। ठंडी लड़की ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में सहयोग सुखद रहेगा। चू फैंग ने भौं उठाए। सहयोग? ऐसा लग रहा था कि ये युवा अभी भी अपने आप में बहुत आश्वस्त थे। हालांकि चू फैंग कुछ और कहने की जहमत नहीं उठा सका। उसने अपना मुंह खोला और ये देखने की योजना बनाई कि क्या वो उनसे कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अचानक कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। चू फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक रहस्यमय और विशाल स्थानिक उतार चढ़ाव अचानक भीड़ को छूकर निकल गया हो। आसपास की दुनिया में थोड़ा उतार चढ़ाव लग रहा था। ये दृश्य देखकर छोटे अल्फ की विस्मयकारी आवाज चू फैंग के दिमाग में गूंज उठी। मास्टर, ये खजाने का भंडार है। तुम्हारे बगल में एक खजाने का भंडार है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है। जैसे ही छोटे अल्फ ने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि चू फैंग दोबारा पूछ पाता, कुछ ही दूरी पर जंगल के किनारे एक साधारण सी घास की झोपड़ी दिखाई देने लगी। फूस की झोपड़ी में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। टिमटिमाते हुए ऐसा लग रहा था कि वो भ्रम से हकीकत में बदल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस खजाने की दुकान को आकार लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या खजाना पैदा हुआ होगा। उस पल में वहां उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। चू फैंग पास ही स्थित खजाने के भंडार को स्थिर दृष्टि से देख रहा था। दूसरी तरफ ठंडी लड़की के नेतृत्व वाली 5 लोगों की टीम गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। क्षण भर में ही जो माहौल थोड़ा शांत हुआ था, वो तुरंत गंभीर हो गया। चू फैंग के लिए वो पवन आत्मा हिरण के बचे हुए शरीर को छोड़ सकता था क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि वो निश्चित रूप से खजाने की दुकान नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं जानता था कि उनके सामने स्थित खजाने की दुकान में क्या क्या अनमोल खजाने निकलेंगे। इसके अलावा छोटे अल्फ के अनुसार मुख्य खजाने के भंडार से उत्पन्न खजाने और भी अधिक मूल्यवान थे। यदि वो चूक गया तो पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। ये दूसरी बार था जब चू फैंग को खजाने का भंडार मिला था। उसके लिए हार मानना असंभव था। दूसरी ओर 5 सदस्यीय टीम का भी यही विचार था। बाघ की खाल पहने युवक ने आवाज भेजी, बहन लैन, हम इस खजाने की दुकान को नहीं छोड़ सकते। ये हमारे अंतिम परीक्षण के परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है। गोल लड़की ने दृढ़ता से कहा, अभी अभी हमने उसे पवन आत्मा हिरण की सूक्ष्म पशु आत्माएं दी है। हमें इस खजाने की दुकान के लिए लड़ना होगा। उसके बगल में खड़े 2 लोगों ने भी यही विचार व्यक्त किया। हालांकि ठंडी लड़की किसी कारण से हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो सचमुच अपने सामने बैठे युवक को नहीं देख पा रही थी। यदि उन्होंने जल्दबाजी में काम किया तो वे पूरी टीम को रसातल में धकेल सकते हैं। बाघ की खाल ओढ़े युवक चिंतित दिख रहा था। अब और संकोच मत करो, बहन लैन। मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन क्या वो युवक सचमुच इतना मजबूत है? जरूरी नहीं। अगर वो सचमुच ताकतवर होता तो वो पवन आत्मा मृग जैसे कीमती सूक्ष्म जानवर को कैसे भागने देता? हम 5 मिलकर किसी भी महानतम देवता को मात देने के लिए पर्याप्त है।
और उस युवक की शक्ल देखकर लगता है कि वो शायद हमसे भी छोटा है। वो बहुत छोटा है। क्या उसकी तुलना जुन फेंग जैसे सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति से की जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बहन लैन, तो क्या आप अभी भी टोटेम की शक्ति को नहीं बुला सकती? युवक ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। गोल लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी। बहन, तुम्हें पता होना चाहिए कि खजाने की दुकान कितनी कीमती होती है। अगर हम यह मौका चूक गए, तो शायद हम इसे दोबारा न पा सकें। अपने साथियों का विश्लेषण सुनकर ठंडी लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ ली और महसूस किया कि यह समझ में आता है। यदि सचमुच कोई और रास्ता नहीं था, तो उसे सभी के साथ भागने में सक्षम होना चाहिए। उस स्थिति में खजाने की दुकान को अब और नहीं छोड़ा जा सकता था। ये सोचते ही ठंडी लड़की की आभा धीरे धीरे ठंडी हो गई, जैसे कड़ाके की ठंड में बर्फ जम जाती है। चू फैंग को भी ठंड का एहसास हुआ, हालांकि वो केवल मंद मंद मुस्कुराए। लगता है तुम लोगों ने अपना मन बना लिया है, युवक ठंडे स्वर में चिल्लाया। बकवास बंद करो। पवन आत्मा हिरण की सूक्ष्म जानवर आत्माओं को सौंप दो और तुरंत चले जाओ। हम दिखावा कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। युवक की राय में, चूंकि उन्होंने पहले ही उसके शत्रु बनने का निर्णय कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस पर कोई दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उन शब्दों के कारण चू फैंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तुम लोग थोड़े बेशर्म हो। इससे पहले चू फैंग उदारता के कारण पवन आत्मा हिरण के बचे हुए शरीर को दूसरे पक्ष को देने के लिए तैयार था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष अपनी किस्मत आजमा रहा था। ऐसी स्थिति में देखते हैं क्या होता है। चू फैंग की उदासीन आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। एक बैकहैंड के साथ उसने धीरे से डेमन स्लेयर को अपनी पीठ से हटाया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। दानव कातिलों को पकड़कर चू फैंग तुरंत एक अलग व्यक्ति बन गया। उसकी ठंडी आभा पोनीटेल वाली ठंडी लड़की से भी ज्यादा मजबूत थी। इससे पोनीटेल वाली लड़की असहज महसूस करने लगी, लेकिन इस समय तीर पहले से ही डोरी पर था और उसे छोड़ना आवश्यक था। वह केवल चिल्लाकर कह सकी, तीसरी युद्ध योजना, लापरवाह मत बनो, पूरी ताकत से आगे बढ़ो और युद्ध को जल्दी से खत्म करो। समझा। अन्य चार भी सहमत हो गए। फिर उन पांचों ने युद्ध अनुभवी सेनापतियों की तरह एक साथ हमला कर दिया। उन्होंने तुरंत चू फैंग को घेर लिया। एक धुंधली रोशनी तुरंत उन पांचों से बाहर निकली और चू फैंग को एक संरचना की तरह घेर लिया। यह एक जाल बिछाने और मारने का तरीका था जिसका उन्होंने अनगिनत बार अभ्यास किया था। एक दुर्लभ श्रेणी की सरणी के साथ, यहां तक कि कुछ उच्च श्रेणी के जानवर जनरल भी बच नहीं सकते थे। जब तक वे संरचना स्थापित करते हैं, शिकार को जाल में फंसाकर केवल थोड़ा थोड़ा करके मौत के घाट उतारा जा सकता है। बिल्कुल अभी की तरह उनकी आंखों में खुशी थी। महान। ये युवक बहुत घमंडी था। उन्होंने तो जरा भी नहीं टाला और उन्हें व्यूह रचना स्थापित करने दी। स्वर्ग सचमुच उनकी मदद कर रहा था। यहां तक कि ठंडी लड़की की आंखें भी खुशी से भर गईं। जल्दी करो, उसे फंसाओ, उसे भागने मत दो। उस समय उन पांचों की नजर में चू फैंग एक फंसे हुए जानवर की तरह था जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि मौके पर चू फैंग ने आने वाले जाल को देखकर केवल तिरस्कार में मुस्कुराया। भागो, तुम्हें किसने बताया कि मैं भागने वाला हूं? तुम्हें ही भागना चाहिए था, है ना? सच कहूं तो चू फैंग के लिए समूह का नेतृत्व करने वाली ठंडी दिखने वाली युवती के अलावा, जो थोड़ी खतरनाक थी, वे दूसरों की नजर में प्रतिभाशाली माने जा सकते थे। हालांकि चू फैंग के लिए वे सिर्फ एक कचरा समूह थे। चूंकि तुम नहीं जानते कि कब पीछे हटना है, इसलिए हमेशा के लिए यहीं रहो। जैसे ही उसने कहा, चू फैंग ने धीरे से अपने हाथ में दानव कातिल को उठाया। चू फैंग ने उस पर हमला करने वाले 5 लोगों को उदासीनता से देखा। वो केवल एक दिव्य शरीर के साथ जुड़ा था, जो संभवतः एक शीर्षस्थ महान ईश्वर की युद्ध शक्ति थी। हालांकि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इसका कारण ये था कि चू फैंग के हाथों में दिव्य हथियार बहुत शक्तिशाली थे। दानव संहारक को हाथ में लेकर आकाश के धधकते पंख धीरे धीरे उसके पीछे प्रकट हुए। ये 2 शक्तिशाली दिव्य हथियार, जो मास्टर गॉड हथियारों के बराबर थे, चू फैंग के लिए उसके और समान रैंक के योद्धाओं के बीच की खाई को आसानी से चौड़ा करने के लिए पर्याप्त थे। यही कारण था कि ठंडी युवती जैसा उच्च कोटि का महान देवता अकेले उच्च स्तरीय जानवर जनरल का शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन चू फैंग आसानी से उच्च स्तरीय जानवर जनरल को मार सकता था। यह आंशिक रूप से राक्षसी स्पर्श विष के कारण था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह मास्टर गॉड हथियार की शक्ति के कारण था। अगले ही क्षण उसके पीछे आकाश के चमकते पंख हल्के से कांप उठे।
चू फैंग की आकृति मानो टेलीपोर्ट हो गई हो जब वह एक अविश्वसनीय कोण पर विशाल जाल के किनारे पर फिसल गया। वह इतना तेज था कि ठंडी लड़की भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। उसी समय चू फैंग के हाथ में दानव संहारक भी आध्यात्मिक व्यूह के सबसे कमजोर हिस्से पर उतर आया। अनगिनत कृपाण किरणें तुरंत ही एक विशाल कृपाण क्षेत्र में संघनित हो गईं, जिसने उन पांचों को घेर लिया। अगले ही पल धमाका, बहुत जोरदार धमाका हुआ। विशाल आध्यात्मिक जाल बिखर गया। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, हिंसक हवा की लहर ने उन पांचों को उड़ा दिया। केवल ठंडी दिखने वाली लड़की ही मुश्किल से खुद को स्थिर कर पा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, चू फैंग का शरीर वहां से गायब हो चुका था। कृपाण दिव्य क्षेत्र एक आदर्श आवरण की तरह था। चू फैंग एक भूत की तरह बेतहाशा उसमें घूमता रहा। कोई भी उसे खोज नहीं सका। एक क्षण में ही वो उस युवक के सामने आ पहुंचा। चू फैंग इस व्यक्ति के रवैये से बहुत असंतुष्ट था, इसलिए उसने सबसे पहले इस व्यक्ति से निपटने की योजना बनाई। बिना किसी संरचना के संरक्षण के एक साधारण महान देवता चू फैंग के सामने कुछ भी नहीं था। दानव कातिलों ने हमला कर दिया। धमाकों की आवाजें सुनाई दी। आकाश में एक तेज तलवार चमक उठी। धमाका, युवक हजारों मीटर दूर उड़ गया। ये पता नहीं चल पाया कि वह मरा या जिंदा। चू फैंग ने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े। आखिरी क्षण में भी उसने दया दिखाई। चूंकि उसे अभी तक इन लोगों की पहचान का पता नहीं चल पाया था, इसलिए वह उन्हें जल्दबाजी में मारना नहीं चाहता था। उसने उन्हें तब तक बुरी तरह घायल किया जब तक वे बेहोश नहीं हो गए और प्रतिरोध करने की क्षमता खो बैठे। इस समय ठंडी लड़की ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने जमीन पर गिरे युवक को देखा और चिंतित होकर चिल्लाई, ज़ियाओ। फिर उसने अचानक चू फैंग को देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाई, क्या तुमने उसे मार डाला? युवती के सवाल का सामना करते हुए चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराया। चूंकि तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो, तो क्या तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? एक अस्पष्ट जवाब के बाद चू फैंग इस महिला पर अपनी सांस बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं था। उससे पहले उसकी लड़ाकू शक्ति को कम करना था। जब उसने ये शब्द कहना समाप्त किया, तो उसने धीरे से आकाश के चमकते पंखों को लहराया। चू फैंग की आकृति लगभग उसी समय दूसरों के सामने प्रकट हुई। उनकी भयभीत निगाहों के सामने चू फैंग ने फिर वही चाल चली। उसने एक एक वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। ठंडी लड़की उसे रोकना चाहती थी, लेकिन चू फैंग की गति बहुत तेज थी। वह बिल्कुल भी नहीं चल पाए। वह असहाय होकर केवल देखती रही कि उसके साथी एक एक करके जमीन पर गिर रहे हैं। उनका भाग्य अज्ञात था। अंत में केवल उसकी सगी बहन ही बची थी। गोल लड़की उसके पीछे सुरक्षित थी। ये देखकर चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने दूसरों की रक्षा कर सकते हो? चू फैंग की योजना बहुत स्पष्ट थी। वह पहले इन छोटे बच्चों को अपंग करेगा और फिर अपने सामने खड़ी ठंडी युवती से धीरे धीरे निपटेगा। इसका कारण ये था कि चू फैंग को हल्का सा एहसास था कि ये युवा लोग शायद इतने सरल नहीं है। जब उन्होंने पहले पवन आत्मा दिव्य मृग को घेर लिया था, तो उन पांचों की विशेष स्थिति और उनके बीच ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने चू फैंग को एक अकथनीय खतरा महसूस कराया था। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई विशेष शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। चू फैंग कोई परेशानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं था। कौन परवाह करता है कि आपके पास कौन से ट्रम्प कार्ड है? मैं पहले आपको अपंग बना दूंगा। भले ही आपके पास ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चू फैंग यही सोच रहा था। इस प्रकार जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू फैंग की आकृति चुपचाप उन दोनों के पीछे प्रकट हो गई। वह अचानक एक ड्रैगन जैसी आभा के साथ बाहर निकला। ये देखकर ठंडी लड़की जल्दी से अपना बचाव करने में असमर्थ थी। उसने दोनों हाथों से हाथ की मुहरें बनाई और अचानक एक हल्की ढाल दिखाई दी। लंबी कृपाण ने प्रकाश की ढाल पर वार किया, जिससे ठंडी लड़की तुरंत सैकड़ों मीटर पीछे हट गई। चू फैंग का लक्ष्य भी यही था। उसके बगल में ठंडी दिखने वाली लड़की के साथ उसके लिए अपनी ताकत को नियंत्रित करना वास्तव में आसान नहीं था। अगर वह थोड़ी और ताकत लगाता, तो उसके सामने वाली गोल लड़की शायद मर जाती। संपूर्ण युद्ध पर चू फैंग का पूर्ण नियंत्रण था। उसके पहले के 5 प्रतिभाशाली युवकों को केवल चू फैंग द्वारा ही नाक से नियंत्रित किया जा सकता था। युद्ध के संदर्भ में चू फैंग ने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था। जब से उसने पृथ्वी छोड़ी थी, उसे अंतहीन लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। इन बिगड़ैल बच्चों की तुलना कैसे हो सकती है? जैसे ही चू फैंग अपने सामने खड़ी युवती को अपंग करने वाला था, कुछ ही दूरी पर ठंडी दिखने वाली लड़की चिल्लाई, जैसे वह पागल हो गई हो।
कियान कियान। फिर वह चू फैंग पर दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की? मुझे अपने साथ मरने के लिए मजबूर मत करो। ठंडी लड़की की डांट में आत्मविश्वास की हल्की कमी थी। उनकी टीम के पास एक तुरुप का पत्ता था और यह काफी शक्तिशाली था। हालांकि वह अकेले टोटेम की शक्ति को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकती थी। उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता थी। लेकिन अब उसके साथियों को सामने वाले युवक ने आसानी से निपटा दिया था। वह अकेली थी। टोटेम शक्ति का आह्वान शायद दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कर पाएगा। ठंडी लड़की को वास्तव में समझ नहीं आया। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से उसके समान ही रैंक की थी। अधिक से अधिक उसके पास एक शीर्षस्थ महान देवता की युद्ध शक्ति थी। लेकिन वह बढ़त क्यों नहीं हासिल कर सकी जबकि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले हमला किया था? ये बच्चों और वयस्कों के बीच की लड़ाई की तरह था। उनके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता था। यदि यह युवक चाहे तो उन सभी को तुरंत मार भी सकता है। ये बहुत भयानक था। किसी को ये जानना चाहिए कि वे अपने अपने कबीलों में अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे। हालांकि फिर भी वे अपने सामने वाले युवक से इतनी जल्दी हार गए। राक्षसीपन का ये स्तर संभवतः उस विचित्र जुन फैंग से कमतर नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक महान सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था? लेकिन इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में एक नया सम्राट स्तर की प्रतिभा कब दिखाई दी? ऐसी प्रतिभा का अज्ञात रहना असंभव था। ठंडी लड़की भी हैरान थी। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि चू फैंग की लंबी कृपाण पहले से ही उसकी छोटी बहन की गर्दन पर रखी हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि चू फैंग उसे मार देगा या नहीं, और वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसलिए अब एकमात्र रास्ता ये था कि सब कुछ जोखिम में डाल दिया जाए। अपना निर्णय लेने के बाद उस ठंडी लड़की को कोई परवाह नहीं थी। उसने अचानक अपनी हथेलियां आपस में दबा ली और धीरे धीरे क्षितिज की ओर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी बंद थीं, जैसे कोई भक्त उस ईश्वर से मुक्ति की भीख मांग रहा हो जिस पर वह विश्वास करती है। ये दृश्य देखकर चू फैंग ने अपनी भौहें उठाई और आश्चर्य से बुदबुदाया, वह क्या कर रही है? ठंडी युवती की हरकतों ने चू फैंग को उत्सुक बना दिया। ये तरीका थोड़ा रहस्यमय क्यों लगा? लेकिन समस्या ये थी कि साधना के इस चरण में सभी की शक्ति तथाकथित देवताओं से कहीं अधिक हो चुकी थी। वह किससे प्रार्थना कर रही थी? पूर्ण विश्वास और थोड़ी जिज्ञासा के साथ चू फैंग ने बीच में बोलने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वह चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। वह देखना चाहता था कि मानव आत्मा जाति के इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की अंतिम विधि क्या थी। चू फैंग की नजर के सामने ठंडी लड़की ने प्रार्थना पूरी कर ली थी। वह धीरे से खड़ी हुई, घूमी, चू फैंग का सामना किया और अचानक अपनी खूबसूरत आंखें खोली। पलक झपकते ही चू फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक परिचित किंतु अपरिचित भाव उसकी आंखों में चमक गया हो। क्या चल रहा है? चू फैंग वहीं पर दंग रह गया। अभी जो नजर थी वो बहुत जानी पहचानी थी। अपनी ओर आती ठंडी युवती को देखकर चू फैंग को अजीब तरह से एक बेहद परिचित व्यक्ति की याद आई। हालांकि चू फैंग ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत अविश्वसनीय था। चू फैंग को जब गहरा सदमा लगा तो वह ठंडी लड़की उसके सामने आ चुकी थी। उसके पीछे एक बेहोश सा भूत धीरे धीरे संघनित हो रहा था। उसका शरीर मजबूत था, सोने का कवच था और कमर में तलवार थी। खाली आंखों के गड्ढों के अलावा वह युद्ध के अजेय देवता की तरह था। वह विस्मयकारी था। इस समय ठंडी लड़की की ठंडी आवाज फिर से पूरे स्थान पर गूंज उठी। मेरे रक्त वंश को उत्प्रेरक के रूप में लेकर टोटेम के विश्वास द्वारा समर्थित मानव आत्मा जाति के कनिष्ठ न्यू किंगलैंड मानव पूर्वज की शक्ति के आगमन का स्वागत करते हैं। ऐसा कहते ही लड़की के पीछे खड़े विशालकाय प्रेत को मानो किसी बुलावे का आभास हो गया और वह अचानक चमक उठा। झनकार। उसने अपनी तलवार खींच ली। उसके नीचे ठंडी सी दिखने वाली लड़की उसी स्थिति में थी। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चू फैंग पर वार कर दिया। उसके पीछे खड़े प्रेत ने भी वैसा ही किया। विशाल तलवार ने चू फैंग के सिर पर माउंट ताई की तरह वार किया। उनका आभामंडल असाधारण था। उस समय चू फैंग अभी भी अचंभित था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने सिर के ऊपर उस अपरिचित और परिचित भारी आकृति को स्थिर दृष्टि से देखता रहा। लानत है, ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ क्यों हो? और आपको किसी ने बुलाया है? और आप सचमुच इतने मजबूत हो गए हैं? यह अवास्तविक है, चू फैंग अपने दिल में चिल्लाया। वह इस आकृति से बहुत परिचित था। कुछ दिन पहले तो वे लोग आपस में हंसते हंसते भी मिले थे।
यू, हाँ, ये यू था जो उसके साथ लड़ रहा था। चू फैंग पूरी तरह से अचंभित था। ये यू कैसे हो सकता है? इस महिला ने यू को क्यों बुलाया? चू फैंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। परिचित आकृति, परिचित चेहरा, यहाँ तक कि उनकी आभा भी समान थी। उसके ऊपर वाला विशालकाय व्यक्ति कवच पहनने और तलवार पकड़ने के बाद पूरी तरह से यू जैसा लग रहा था। इसे तो केवल दसियों हजार गुना बढ़ा दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस यू की आंखें खाली थी और उसमें आध्यात्मिकता की कमी थी। वह उस शरारती यू चू फैंग से बिल्कुल अलग था। लेकिन क्यों? चू फैंग का दिमाग उस महिला की बातों से सच्चाई निकालने की कोशिश में तेजी से काम कर रहा था। टोटेम आस्था, मानव पूर्वज की शक्ति। अचानक चू फैंग को कुछ समझ में आया और वह आश्चर्य में बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है? यू प्राचीन काल में मानव जाति के 10 महान गुरु देवताओं में से एक। इसके अलावा चू फैंग किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था, क्योंकि इस जीवन में यू अभी तक एक महान ईश्वर भी नहीं था। कुछ दिन पहले उन्होंने इस लड़के को अन्य टीम सदस्यों के साथ अकेले प्रशिक्षण के लिए बाहर भेज दिया था। वह एक पूर्णतया अपरिचित लड़की द्वारा कैसे बुलाया जा सकता था? यह पूर्णतया असंभव था। इस प्रकार चू फैंग ने अनुमान लगाया कि यदि यह विशालकाय सुनहरा कवच वाला व्यक्ति वास्तव में यू था, तो वह प्राचीन काल का मास्टर भगवान होना चाहिए। लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्या प्राचीन मास्टर भगवान यू पहले से ही मर नहीं गए थे? इसके अलावा वह चू फैंग के सामने गायब हो गया। तो क्या ये केवल उनकी पूर्व ताकत थी? ये बात समझ में आई। लेकिन इस महिला ने उसे मानव पूर्वज क्यों कहा? जब तक कि वह मानव जाति की वंशज न हो, उसके लिए मानव जाति के 10 प्राचीन गुरु देवताओं को संबोधित करना असंभव था। यहाँ तक कि चू फैंग और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भी उन्हें इस तरह संबोधित नहीं करेंगे। तो क्या वे लोग सचमुच मनुष्य थे? चू फैंग ने थोड़ा थोड़ा करके विचार किया। लेकिन पृथ्वी और तीसरी दुनिया के अलावा क्या कहीं और भी मनुष्य थे? और यह एक संयोग था कि वे इस खोए हुए महाद्वीप पर आ गए थे? वहां बहुत सारे रहस्य थे, बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे। चू फैंग हैरान था। हालांकि इस समय उसके सामने की तलवार पहले से ही उसके चेहरे के करीब थी। चू फैंग इतना डर गया कि वह तुरंत जाग गया। रुको, पहले लड़ाई बंद करो। चू फैंग बोलते समय निष्क्रिय नहीं रहा। उसने आकाश के धधकते पंखों को उन्मत्तता से फड़फड़ाया। वह तलवार की हमले की सीमा से बचना चाहता था। हालांकि क्योंकि दूरी बहुत कम थी, चू फैंग केवल कुछ मीटर की दूरी पर ही आगे बढ़ा, इससे पहले कि तलवार ने उसका पीछा करना जारी रखा। असहाय चू फैंग केवल पहले लड़ सकता था। उसने अचानक दानव संहारक को उठाया और पूरी ताकत से वार किया। धमाका! संपूर्ण विश्व में एक चौंकाने वाली दहाड़ गूंज उठी। चू फैंग मूल रूप से गंभीर रूप से घायल होने के लिए तैयार था। हालांकि परिणाम ने चू फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। अत्यंत शक्तिशाली तलवार वास्तव में उसके वार से पीछे की ओर धकेल दी गई। यहां तक कि उसके सामने खड़ी ठंडी लड़की भी कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सकी। जहां तक चू फैंग का सवाल है, वह तो बस कुछ ही कदम पीछे हटा था। अरे, इतना कमजोर! चू फैंग हंसना चाहता था। लगता है ये वाकई यू है। वह बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बेकार है। यू के अलावा और कौन हो सकता है? यू के साथ चू फैंग के रिश्ते को देखते हुए चू फैंग का उसे चिढ़ाना सामान्य बात थी। हालांकि अचानक उसके सामने बैठी ठंडी युवती भड़क गई। वह अचानक बहुत क्रोधित हो गई और चू फैंग को डांटने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देख रहा हूं कि तुम भी मानव आत्मा जाति के सदस्य हो। तुमने 10 महान पूर्वजों को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा लहजा वाकई बहुत तुच्छ है। तुम मानव आत्मा जाति के गद्दार हो। चू फैंग कुछ कह पाता, उससे पहले ही उसे विद्रोही करार दे दिया गया। उसने अपने होंठ भींच लिए। छोटी बच्ची, तुम्हारा धर्म बिल्कुल शुद्ध है। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहे। हालांकि इस समय चू फैंग एक बात की पुष्टि करने में सक्षम था। अर्थात बुलाया गया शक्ति प्रेत वास्तव में यू था। 10 महान पूर्वज, क्या वे प्राचीन मानव जाति के 10 महान गुरु देवता हो सकते हैं? संभवतः यही मामला था। इस समय तक कोहरे का एक हिस्सा धीरे धीरे उड़ चुका था। हालांकि चू फैंग को अभी भी कई संदेह थे। ये मानव आत्मा जाति कहां से आए? क्या वे वैकल्पिक आयाम में एक अन्य जाति थे? तो फिर वे खोए हुए महाद्वीप पर कैसे आए? उसके पास स्वर्गीय पुस्तक अकादमी का प्रौद्योगिकी स्टारगेट था, उनके बारे में क्या? इसके अलावा उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने इस भूमि पर 10 महान प्राचीन मानव गुरु देवताओं की शक्ति प्रेत को कैसे बुलाया?
जैसे ही वो उलझन में था, अचानक चू फैंग के दिमाग में एक गड़गड़ाहट हुई। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज कर दी थी। चू फैंग के दिमाग में एक वज्रपात हुआ। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह उसकी पूर्वकल्पित धारणा थी। उसने हमेशा सोचा था कि ये खोया हुआ महाद्वीप उजाड़ होना चाहिए, निर्जन। प्राचीन युद्ध के बाद शाही दरबार के कुछ खंडहरों के अलावा वहां और कुछ नहीं होना चाहिए। चू फैंग को अचानक एक एहसास हुआ, इतने लंबे समय के बाद भी यह महाद्वीप पुनः जीवन को जन्म क्यों नहीं दे सका? या यूं कहें कि इस महाद्वीप पर जीवन कभी रुका ही नहीं था। खोए हुए महाद्वीप में मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध ने ब्रह्मांड में अनगिनत जनजातियों को आकर्षित किया था। अद्वितीय आदरणीय सम्राटों से लेकर साधारण देवताओं तक सभी यहां अराजक युद्ध में थे। कुछ लोग मानव जाति के लिए लड़े और कुछ लोग राक्षसों के लिए लड़े। चू फैंग को यह नहीं पता था कि वो लड़ाई सैकड़ों या हजारों वर्षों तक चली थी। संक्षेप में कहें तो यह कोई छोटा समय नहीं था। कुछ सामान्य जनजातियों के लिए प्रजनन हेतु इतना लंबा समय पर्याप्त था। इसलिए भले ही उस विशाल युद्ध के बाद सभी विशेषज्ञ गायब हो गए हों, तो भी शायद इस महाद्वीप पर जीवन जारी रहा होगा। अचानक उसके दिमाग में आया यह विचार बेहद हास्यास्पद लग रहा था। हालांकि ये सबसे सही व्याख्या थी जो चू फैंग सोच सकता था। अन्यथा वो युवती यहां मानव जाति के 10 महान गुरु देवताओं की शक्ति का आह्वान कैसे कर पाती? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 पूर्व मास्टर देवताओं ने अपनी विरासत और शक्ति इस महाद्वीप में छोड़ दी थी। ये भावी पीढ़ियों को विरासत में मिला। धीरे धीरे इस तथाकथित मानव आत्मा जाति का गठन हुआ। मानव और दानव जातियां कभी इस महाद्वीप के सबसे मजबूत दो पक्ष थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मानव और दानव रक्त वंशावली आगे बढ़ सकती है। लंबे समय से इस महाद्वीप में फंसे इंसानों और राक्षसों के वंशज अनगिनत पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे। वे एक दूसरे से बातचीत करते रहे और उनकी रक्त रेखाएं आपस में मिलने लगीं। इसलिए मानव आत्मा जाति के अलावा दानव आत्मा जाति समझाने में सक्षम हो सकती है। मानव रक्त की बहुलता के साथ वे मानव आत्मा जाति थे। दानव वंश की बहुलता के साथ वो दानव आत्मा जाति थी। चू फैंग लगातार सोचता रहा। वर्तमान तथ्यों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकालना जारी रखा और सत्य के और करीब पहुंच गए। बेशक ये केवल वही था जो चू फैंग ने सोचा था। उसे अपने सामने खड़ी इस लड़की से वास्तविक स्थिति की पुष्टि करनी थी। हालांकि इस समय उसके सामने बैठी महिला पागल हो गई थी। उसने अपने पीछे के प्रेत को नियंत्रित करके चू फैंग पर लगातार हमला किया। चू फैंग को लगातार चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरे पक्ष की पहचान जानने के बाद चू फैंग उसे मार नहीं सका। हालांकि दूसरा पक्ष अभी भी आक्रामक था। चू फैंग केवल चिल्ला सकता था, बस क्या तुम नहीं बता सकते? भले ही तुम यू की शक्ति प्रेत को बुला लो, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। ठंडी लड़की की आंखों में आक्रोश की झलक दिखाई दी और वह दांत पीसने लगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अकेला हूं और मैं केवल सीमित टोटेम शक्ति को ही आकर्षित कर सकता हूं। पूर्वज यू की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। आप जैसे गद्दार निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? चू फैंग ने अपने होंठ भींच लिए। ऐसे कट्टरपंथियों के साथ संवाद करना वाकई मुश्किल था। वो वास्तव में नहीं जानता था कि अगर एक दिन वो लड़की सचमुच यू को देख लेगी तो उसका विश्वास टूट जाएगा या नहीं। कमर पर तलवार लटकाए लंबा और बलिष्ठ अद्वितीय विशेषज्ञ अचानक एक आलसी व्यक्ति बन गया था जिसकी ताकत चू फैंग से कम थी। ये कट्टरपंथी इस पूर्ण विरोधाभास पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? चू फैंग को लगा कि वो दृश्य बहुत दिलचस्प हो सकता है। क्या यू को उसके विश्वासियों द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाएगा? चू फैंग ने दिलचस्पी से सोचा, मानो वो इंतजार नहीं कर सकता था। बेशक वापस काम की ओर। दूसरी ओर ऐसे मानव मास्टर ईश्वर विश्वासियों का अस्तित्व एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस दुनिया में अभी भी दृढ़ मानव समर्थकों का एक समूह मौजूद था। आइए और हमारी वेबसाइट वोक्सियर वर्ल्ड साइट पर पढ़ें। धन्यवाद। वे मानव जाति के उत्थान की रीढ़ भी बन सकते हैं। ये सोचकर चू फैंग उस युवती के साथ बहस करने में असमर्थ हो गया। वह आगे बढ़ा और उसके शरीर से शक्ति का ज्वार फूट पड़ा। उसने पहले लड़की को दबाने की योजना बनाते हुए हमला करने की पहल की। अन्यथा ठीक से संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। दानव संहारक नीचे उतरा और चौड़ी धार वाली तलवार से टकराया। विशाल तलवार प्रकाश प्रेत के नीचे दानव कातिल एक चींटी के समान छोटा था, लेकिन टक्कर की आवाज के बाद शानदार तलवार प्रेत वास्तव में छोटे दानव कातिलों द्वारा छेदा गया, सुनहरे प्रकाश के धब्बों में बदल गया और टूटने लगा।
उसके पीछे का स्वर्ण कवचधारी विशालकाय प्रेत धीरे धीरे लुप्त होने लगा। इस जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण उस ठंडी सी दिखने वाली लड़की के मुंह से खून निकल आया। वो पीछे हटती रही और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। चू फेंग मुस्कुराया, अब क्या आप मेरी बात ध्यान से सुन सकते हैं? बोलते हुए उसने उन लोगों को, जिन्हें उसने बेहोश कर दिया था, कुछ दूर उस ठंडी दिखने वाली लड़की के पास फेंक दिया। अरे, चिंता मत करो, वे मरे नहीं हैं, वे बस बेहोश हो गए हैं। ठंडी लड़की अपने साथियों के साथ चली गई और अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी, जो भ्रम से भरी हुई थी। तुम हमें नहीं मारोगे? चू फेंग ने अपने कंधे उचका दिए। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? हम, ठीक है, मेरे मन में पहले भी ऐसे विचार आए थे, लेकिन क्या हम झगड़े के बाद दोस्त नहीं बन गए हैं? आखिर हम इंसान हैं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठंडी दिखने वाली युवती चू फेंग की बातों से उलझन में पड़ गई। वो कुछ पूछना चाहती थी, हालांकि चू फेंग ने उससे पहले ही यह काम कर दिया। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। चू फेंग अपने अनुमान की पुष्टि करना चाहता था। सबसे पहले, क्या आप लोग खोए हुए महाद्वीप से हैं? हम, तथाकथित इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप से। आप यहाँ कब से हैं? ठंडी जवान औरत ने उलझन में चू फेंग को देखा। क्या इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ थी? यदि जो लोग शुरुआती मैदान में आ सकते थे वे महाद्वीप से नहीं थे, तो वे और कहां से आ सकते थे? अंतहीन सागर या ब्रह्मांड और शून्य। हालांकि चूंकि वो अब उसे हरा नहीं सकती थी, इसलिए ठंडी लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। हमने इंपीरियल कोर्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट से प्रवेश की अनुमति प्राप्त की थी। हम आज ही एक विलक्षण परीक्षण के लिए आए हैं। चू फेंग ने भौं उठाए। आशा के अनुसार। फिर उसने पूछना जारी रखा। दूसरा, क्या मानव आत्मा जाति प्राचीन मनुष्यों की वंशावली है? क्या आपने जिन 10 महान पूर्वजों का उल्लेख किया है, वे हुआंग, यू, यान, हुआंग, झोउ, होंग, गु, मिंग, दी और हाओ हैं? इससे पहले कि चू फेंग बोलना समाप्त कर पाता, उसने ठंडी युवती को उसे धीरे से डांटते हुए सुना। तुम फिर से मानव पूर्वजों को उनके नाम से बुला रहे हो, कितना अपमानजनक है। हालांकि इस बार लड़की बहुत ही अविश्वासी लग रही थी। आखिरकार उनकी जिंदगी उसके हाथों में थी। हालांकि यह विश्वास स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा में गहराई तक प्रवेश कर चुका था। चू फेंग को कोई आपत्ति नहीं थी, वो केवल मुस्कुराया। ये ठीक है, हमें इसकी परवाह नहीं है। अगर उन्हें हमारी परवाह नहीं है, तो हम उन्हें अपने पूर्वज क्यों माने? बेशक, अगर उन्होंने कभी अपने वंशजों को नहीं छोड़ा और केवल अन्य चीजों के कारण देरी हुई, तो यह एक और मामला है। चू फेंग के लिए यह सरल था। जब मैं जवान था तब तुम मेरा साथ देते हो, और जब तुम बूढ़े हो जाते हो तब मैं तुम्हारा साथ देता हूं। मनुष्य वे सभी लोग थे जो पारस्परिक व्यवहार करते थे। यदि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और मैं आपके प्रति अनाथावान हूं, तो मुझे तुच्छ समझा जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमने मुझे बचपन से ही त्याग दिया है, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। ये पृथ्वी के मनुष्यों और प्राचीन मनुष्यों के बीच का संबंध हो सकता है। चलो चले और देखें। पृथ्वी पर प्राचीन मानव बहुत अचानक चले गए होंगे। उन्होंने जल्दबाजी में केवल एक स्वर्णिम रैंकिंग सूची छोड़ी और पृथ्वी पर मनुष्यों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करने दिया। अपने पिछले जीवन या वर्तमान जीवन की परवाह किए बिना चू फेंग ने पृथ्वी पर बहुत सारे कष्ट देखे थे। दुष्ट अथाह दानव उनकी हड्डियों में कीड़ों की तरह उन्हें परेशान कर रहे थे, लगातार पृथ्वी पर मनुष्यों के रहने की जगह को खतरे में डाल रहे थे। इस कारण से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के पास राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए बार बार अपने जीवन को जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह निचोड़ लिया, अपनी क्षमता का भरपूर दोहन किया तथा जीवित रहने के उस छोटे से अवसर के लिए संघर्ष करने हेतु समय का लाभ उठाया। यदि वे एक कदम भी धीमे होते तो शायद उनकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार जब से चू फेंग पृथ्वी से बाहर निकला था, उसने हमेशा हर पल का आनंद लिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि एक बार उसकी गति धीमी हो गई तो पूरी पृथ्वी दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोल्डन रैंकिंग सूचियों ने पृथ्वी पर मनुष्यों की बहुत मदद की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पृथ्वी पर मनुष्यों की दृढ़ आत्माओं के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए पृथ्वी पर मनुष्य इस भगवान या उस पूर्वज में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें हर चीज के लिए खुद ही लड़ना पड़ता था। ऐसा लगता है कि खोए हुए महाद्वीप में रहने वाले मनुष्यों को प्राचीन मनुष्यों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया होगा। अगर दुश्मन भी थे तो वे संभवतः दानव जाति के वंशज थे जिन्हें भी त्याग दिया गया था। इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से अपने हृदय में देवताओं पर विश्वास करते थे। चू फेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
शायद यह एक अलग जीवन पथ और जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण था। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं था, वे बस अलग अलग बातों पर जोर देते रहे। चू फैंग ने उसका सम्मान किया, हालांकि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे पक्ष द्वारा उन पर उंगली उठाई जाए। उसने विषय बदलने का निर्णय लिया। तीसरा सवाल, क्या दानव आत्मा जाति प्राचीन दानव जाति की वंशावली है? क्या वे आपके दुश्मन हैं? ये प्रश्न सुनकर ठंडी लड़की ने दृढ़ता से सिर हिलाया। यह एक नस्लीय द्वेष है। चू फैंग ने सिर हिलाया। एक आखिरी सवाल, आपके नाम क्या है? इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी मैं अभी भी आपके नाम नहीं जानता। इस सवाल ने ठंडी लड़की को स्पष्ट रूप से चौंका दिया। लंबे समय के बाद उसने हकलाते हुए कहा, मेरा नाम म्यू किंगलान है। मैं म्यू परिवार की प्रत्यक्ष वंशज हूँ, जो 10 राजा स्तरीय जनजातियों में से एक है। म्यू किंगलान ने गोल लड़की की ओर इशारा किया। यह मेरी सगी बहन म्यू कियानकियन है। फिर उसने उस युवक और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। म्यू जियाओहू, म्यू होऊ, म्यू युआन। चू फैंग ने भौं उठाए। एक और नया शब्द, 10 राजा स्तरीय जनजातियां, दिलचस्प है। म्यू किंगलान ने उस व्यक्ति को देखा जो शाही दरबार के दिव्य महाद्वीप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और पहले से ही संदेह से भरा हुआ था। ये देखकर कि चू फैंग का उन्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वो साहसी हो गई और संकोच से पूछा, तो आपका नाम क्या है? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। चू फैंग, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे डर है कि तुम संदेह से भरे हुए हो, है ना? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो बस कह दो, मैं तुम्हें वह सब कुछ बता दूंगा जो मैं बता सकता हूं। म्यू किंगलान ने औपचारिकता नहीं निभाई। उसकी ठंडी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अनिश्चितता से कहा, तुम हमारी मानव आत्मा जाति से नहीं लगते हो? चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, वास्तव में मैं मानव आत्मा जाति से नहीं हूं। मैं इस महाद्वीप से भी नहीं हूं, और मैं एक इंसान हूं, एक शुद्ध रक्त वाला इंसान। उनके शब्दों ने सबको चौंका दिया। म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। चू फैंग को कोई आपत्ति नहीं थी, वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था और न ही छिपा सका। क्योंकि इस बार बहुत अधिक योद्धा खोए हुए महाद्वीप पर आ गए थे, इसलिए ये खबर अंततः पूरे शाही दरबार में फैल गई। हालांकि क्योंकि सभी लोग स्टार्टिंग ग्राउंड में फंस गए थे, वे फिलहाल बाहर नहीं निकल सके। जहां तक म्यू किंगलान और अन्य लोगों का प्रश्न है, तो संभवतः उनका सामना उसी समय हुआ होगा जब वे अंदर आए थे। वे निश्चित रूप से तीसरी दुनिया के उन योद्धाओं से फिर से भिड़ेंगे। वे बाहरी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान नहीं छिपा सके। हालांकि म्यू किंगलान की प्रतिक्रिया ने चू फैंग के लिए एक बात की पुष्टि की। इसका मतलब ये था कि निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो पहले बैच में लॉस्ट कॉन्टिनेंट में प्रवेश कर चुके थे। इसके अलावा वे बहुत ही कम महत्वपूर्ण थे, कम से कम उनकी पहचान उजागर नहीं हुई थी। अन्यथा राजा स्तर की जनजाति के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुछ भी न जानने का कोई कारण नहीं था। म्यू किंगलान की हैरान निगाहों को देखकर जैसे कि वो बुरी तरह डर गई हो, चू फैंग ने खुद ही सवाल का जवाब देने का फैसला किया। मैं पृथ्वी से हूँ, एक सुंदर नीला ग्रह। वहां शुद्ध रक्त वाले मनुष्यों का एक समूह रहता है। प्राचीन काल से उन्हें खेती की दुनिया से अलग रखा गया है, इसलिए हमारे शरीर में कोई मिश्रित रक्त नहीं है। और जिन 10 महान पूर्वजों का आपने उल्लेख किया है, उनका हमारी दुनिया में एक और नाम है, प्राचीन मानव जाति के 10 महान गुरु देवता। महान युग आ रहा है, उन्होंने हमारे लिए कुछ अवसर छोड़े हैं, जिनकी बदौलत मैं आज जो कुछ भी हूँ वह बना हूँ। बेशक मैं इस दुनिया में इसलिए आ पाया क्योंकि मैंने थर्ड वर्ल्ड ऑफ स्टारलाइट नामक जगह पर एक अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस टेक्नोलॉजिकल स्टारगेट की सवारी की थी। मेरे साथ हजारों योद्धा आए थे। चू फैंग ने बिना कुछ छिपाए अपने सामने खड़ी युवती को सामान्य स्थिति बता दी। ये खबर कोई रहस्य नहीं थी। यदि वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते तो शायद भविष्य में उन्हें गहराई से सहयोग करने का मौका मिलता। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि शाही दरबार दिव्य महाद्वीप में इस मानव आत्मा जाति की शक्ति संभवतः कमजोर नहीं थी। जरा देखिए कि उन्होंने कितने प्रतिभाशाली लोगों को पाला पोसा है। राजा स्तर के कबीले के लिए म्यू किंगलान जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति का पालन पोषण करना आसान नहीं था, जो शाश्वत प्रतिभाशाली सूची के शीर्ष 10 से कमतर नहीं था। उसके सामने म्यू किंगलान चू फैंग की कही हर बात को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। काफी देर बाद उसने हैरानी से चू फैंग को देखा और धीरे से कहा, तो संक्षेप में आप भी प्राचीन मानव जाति के वंशज हैं? चू फैंग ने अपने कंधे उचका दिए। आप कह सकते हैं कि। म्यू किंगलान ने सिर हिलाया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो हम वाकई करीबी रिश्तेदार हैं।
जैसे कि वो नहीं जानती थी कि इसका वर्णन कैसे किया जाए, म्यू किंगलान ने करीबी रिश्तेदार वाक्यांश का उपयोग करने का फैसला किया। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया, करीबी रिश्तेदार, मुझे लगता है। म्यू किंगलान को इसमें रुचि दिखाई दी। तो फिर पृथ्वी का विकास कैसे हो रहा है? क्या बहुत से विशेषज्ञ हैं? अगर वे काफी मजबूत हैं, तो हम मिलकर शापित दानव आत्मा जाति को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। चू फैंग को ये पूछे जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने कंधे उचका दिए। ईमानदारी से कहूं तो शायद अब मैं पृथ्वी पर सबसे मजबूत व्यक्ति हो जाऊंगा। चू फैंग को पूरी तरह से यकीन नहीं था। हालांकि इतने कम समय के बाद पृथ्वी पर यह बहुत अच्छा होगा अगर वे लोग देवता बन जाएं। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वे अभी भी गहन संबंध क्षेत्र और आध्यात्मिक निवास क्षेत्र के आसपास भटक रहे थे। चू फैंग के सीधे शब्दों ने म्यू किंगलान को सचमुच असहाय महसूस कराया। हे प्रभु, उसने स्वीकार किया कि चू फैंग की ताकत वास्तव में असाधारण थी। हालांकि एक जनजाति की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। महाद्वीप के किसी भी शीर्ष बड़े कुल में कुछ दिव्य भगवान अवश्य होंगे, अन्यथा वे कैसे पैर जमा पाते? भूल जाओ, ऐसा मानो कि मैंने पूछा ही नहीं। म्यू किंगलान भी थोड़ी शर्मिंदा थी। वह ऐसे निजी मामलों के बारे में क्यों पूछ रही थी? क्या वो उनकी कमियां उजागर नहीं कर रही थी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। चू फैंग उदासीनता से मुस्कुराया। ये ठीक है, आखिरकार हमने खेती में जो समय बिताया है वो अभी भी बहुत कम है। यह 1 साल से भी कम है। मैं पहले से ही ऐसे परिणामों से संतुष्ट हूं। ये सुनकर म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या कहा आपने? आप 1 साल से भी कम समय से खेती कर रहे हैं? म्यू किंगलान ने अविश्वास में फिर पूछा। करीब करीब। म्यू किंगलान की हैरान नजर को महसूस करते हुए चू फैंग अचानक अभिमानी हो गया। हम पृथ्वीवासी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप प्राचीन मनुष्यों की शक्ति को बुला सकते हैं। हमारे यहाँ हमें हर चीज के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए हमारी साधना की गति थोड़ी तेज है। म्यू किंगलान ने अविश्वास से चू फैंग को देखा। यह थोड़ा तेज करने जितना सरल नहीं है। 1 साल में क्या तुम में एक महान ईश्वर की ताकत आ गई है? नहीं, तुम एक साधारण महान ईश्वर से कहीं ज्यादा ताकतवर लगते हो। इस समय चू फैंग आधिकारिक तौर पर एक दिखावटी गुरु में बदल गया था। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में बहुत खुश था। तुम्हें धरती पर इंसानों को नीची नजर से देखने के लिए किसने कहा? मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वास्तव में म्यू किंगलान को बहुत धक्का लगा। वो वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। 1 वर्ष में वो कुछ नहीं से भगवान बन गया, और वो एक शीर्षस्थ महान भगवान था। यहां तक कि इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप के इतिहास में शीर्ष सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा नहीं कर सके। हालांकि वो महसूस कर सकती थी कि चू फैंग की आत्मा की आभा वास्तव में बहुत युवा थी। वो बारीकियों को निर्धारित करने में असमर्थ थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये 100 साल से कम पुरानी होगी। 100 वर्षों में एक सर्वोच्च महान ईश्वर तक की साधना करना एक सम्राट स्तर की प्रतिभा के दायरे से परे था। वो किस प्रकार का राक्षस था? म्यू किंगलान पूरी तरह से हैरान रह गई। एक क्षण के लिए तो वह बोलना भी नहीं जानती थी। हालांकि चू फैंग ने खुद का आनंद लेने के बाद इस उबाऊ विषय को जारी रखने के लिए परेशान नहीं किया। व्यापार अधिक महत्वपूर्ण था। खजाने का भंडार तो बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। अगर वो टालमटोल करता रहा तो कोई उधर से निकल गया तो क्या होगा? क्या इसमें उतार चढ़ाव नहीं होंगे? इस प्रकार चू फैंग को बातचीत जारी रखने में परेशानी नहीं हुई। वह पहले खजाने के भंडार में घुसकर देखता कि क्या वहां कुछ अच्छा है। जैसे ही चू फैंग मुड़ा और खजाने की दुकान की ओर चला, कुछ लोग जो चू फैंग द्वारा बेहोश कर दिए गए थे, धीरे धीरे जागने लगे। उनमें से कुछ को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। हालांकि ये देखकर कि उनके साथी अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं, वे राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। मू शियाओहू सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल था। उसने चू फैंग के लिए नफरत में अपने दांत पीस लिए। उसने मू किंगलान की तरफ देखा, जो वास्तव में उसके बगल में एक अचंभे में थी, और उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। बहन लैन, हम लड़ रहे हैं। तुम क्यों हैरान हो? अगले ही पल जब उसने देखा कि चू फैंग खजाने की दुकान में प्रवेश करने वाला था, तो वह बेहद चिंतित हो गया। बहन लैन, उसे रोको। क्या हम इस खजाने की दुकान को यूं ही छोड़ देंगे? म्यू शियाओहू ने सोचा कि म्यू किंगलान ने सभी को बचा लिया है। इसका मतलब यह था कि चू फैंग उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। सिर्फ म्यू किंगलान ही उसे रोकने के लिए काफी थी।
उनके और व्यूह रचना के साथ वे चू फैंग को पूरी तरह से हरा सकते थे। हालांकि जबकि अन्य लोग नहीं जानते थे कि चू फैंग कितना शक्तिशाली था, म्यू किंगलान को ये सब अच्छी तरह से पता था। इसके अलावा अब वे अपने रिश्ते को पहचान चुके थे, इसलिए लड़ाई जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि म्यू शियाओहू एक तरफ से लगातार बकबक करता रहा, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया। असहाय म्यू किंगलान ने म्यू शियाओहू के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, चुप रहो। हम उसका पीछा करेंगे और देखेंगे, लेकिन याद रखना, मेरे आदेश के बिना कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। इस समय प्रभारी महिला के रूप में म्यू किंगलान की आभा स्पष्ट थी। म्यू शियाओहू को थप्पड़ से चक्कर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी। बहन लैन, तुमने मुझे क्यों मारा? वह आदमी हमारी खजाने की दुकान चुराना चाहता है। हमें उस पर हमला करने की इजाजत नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद म्यू शियाओहू को कुछ असाधारण जानकारी मिली और उसने जल्दी से कहा, बहन लैन, अभी तो कुछ ही समय हुआ है। मुझे मत बताना कि तुम लोगों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई हैं। बताओ मुझे, तुम दोनों ने अभी क्या किया? सच बताओ, नहीं तो मैं वापस जाकर अंकल को बता दूंगा। उनके चाचा स्वाभाविक रूप से म्यू किंगलान के पिता थे। लेकिन ये बात इतनी गलत क्यों लगी? उसका क्या मतलब था? जब उसने पूछा कि उन दोनों ने अभी क्या किया, ये बच्चा पिटाई के लायक था। शर्मिंदगी से आग बबूला म्यू किंगलान ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धमाका! म्यू शियाओहू दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। म्यू किंगलान ने ठंडी सांस ली, लेकिन उसकी ओर देखा तक नहीं। चलो अंदर चलें और देखें। भले ही वह खजाने नहीं खरीद सकता था, लेकिन कम से कम वह कुछ सोने के सिक्कों के बदले में कुछ खरीद सकता था। यदि इस बार पर्याप्त खजाने हो और चू फैंग के पास उन सभी को खरीदने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के न हो, तो वे शायद 1 या 2 सिक्के ही खरीद पाएं। हालांकि क्योंकि म्यू किंगलान और अन्य कुछ समय पहले ही शुरुआती मैदान में पहुंचे थे, उन पांचों के पास संयुक्त रूप से बहुत अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं नहीं थीं। सौभाग्य से वहां अभी भी पवन आत्मा हिरण का बचा हुआ शरीर था। इसकी कीमत कम से कम 100 सोने के सिक्कों के बराबर थी। अन्यथा भले ही वे अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज का आदान प्रदान कर सकें, वे उसे वहन नहीं कर पाएंगे। बेशक चू फैंग उन्हें क्षतिग्रस्त शरीर देने के लिए तैयार था, क्योंकि उन्होंने लड़ाई से पहले इस पर चर्चा की थी। हालांकि बाद में वे पूरी तरह से हार गए थे। म्यू किंगलान को नहीं पता था कि चू फैंग अभी भी इस बात को स्वीकार करेगा या नहीं। हालांकि चू फैंग पहले ही खजाने की दुकान में प्रवेश कर चुका था और उसने क्षतिग्रस्त शरीर को साफ नहीं किया था। क्या इसका मतलब ये था कि वह अभी भी उन्हें देने को तैयार था? म्यू किंगलान ने आह भरी। ताकत में कमतर होने का यही मतलब था। उन्हें उसके रवैये पर विचार करना था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें पहले पवन आत्मा हिरण के अवशेष लाने थे। मो युआन, जाओ और उस क्षतिग्रस्त शरीर को साफ करो। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। म्यू किंगलान ने निर्देश दिया। फिर वो सभी को घास फूस की झोपड़ी में ले गई। इस समय चू फैंग लंबे समय से लकड़ी की मेज के सामने खड़ा था। उसके मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए, मानो वो किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। आहम! म्यू किंगलान ने हल्के से खांसकर चू फैंग को याद दिलाया कि वे भी अंदर आ गए हैं। चू फैंग ने एक नजर डाली और इसे गंभीरता से नहीं लिया। म्यू किंगलान ने शर्मिंदगी से कहा, ओम, उस पवन आत्मा हिरण का बचा हुआ शरीर। आप शायद इसे भूल गए होंगे। हम इसे आपके लिए लाए हैं। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं और हल्के से मुस्कुराया। कितना अच्छा कदम है। यह महिला काफी षड्यंत्रकारी थी। वो चीज बहुत ही खूनी और गंदी थी, और उसकी कीमत सिर्फ 100 सोने के सिक्कों के बराबर थी। चू फैंग के पास वास्तव में उस चीज की कमी नहीं थी। यदि वो इसे नहीं लेता तो यह स्पष्ट था कि वह इसे उन्हें देना चाहता था। हालांकि चूंकि यह छोटी लड़की उसके साथ यह चाल चल रही थी, इसलिए चू फैंग को उसे चिढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जानबूझकर कहा, ओह, मैं अभी भूल गया था, मुझे दे दो। इन शब्दों ने तुरंत म्यू किंगलान को इतना शर्मिंदा कर दिया कि उसके पैर की उंगलियां जमीन में धंस गईं। वो खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। उसे बिना किसी कारण के बात क्यों करनी पड़ी? बहुत बढ़िया। हजारों की संख्या में एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं उड़ गईं। हालांकि अब पीछे हटना असंभव था। वो केवल अपने दांत पीस सकती थी और म्यू हो और म्यू युआन को एक नजर देख सकती थी। इसे भाई चू के पास भेजो। इस समय म्यू शियाओहू, जो लड़खड़ाते हुए आ रहा था, ने उसे सुन लिया। वो चिल्लाए बिना न रह सका, चचेरी बहन, क्या तुम सचमुच वासना में अंधी हो गई हो और इस आदमी से मोहित हो गई हो? तुम पहले से ही बाहरी लोगों का पक्ष ले रही हो? नहीं,
मुझे अंकल को इस बारे में बताना होगा। तुमने तो मुझे मारा भी। बहू म्यू शियाओहू को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वो पूरे दिल से टीम के लिए सोचता था, लेकिन हमेशा उसे ही हार का सामना करना पड़ता था। यदि वह अपने चचेरे भाई को हरा नहीं सकता था, तो वह वास्तव में प्रतिरोध करना चाहता था। इस बार तो यह और भी बुरा था। खजाने की दुकान को छोड़ना एक बात थी, लेकिन उन्हें बचे हुए शरीर के आखिरी हिस्से को भेजने के लिए भी पहल करनी पड़ी। ये बहुत विनम्र था। चचेरी बहन लैन, खड़े हो जाओ। समझौता और रियायत को सच्चे प्यार से नहीं बदला जा सकता। जैसे ही म्यू शियाओहू म्यू किंगलान के लिए क्रोधित हो रहा था, उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। म्यू किंगलान अपमान से आग बबूला हो गई और ठंडे स्वर में चिल्लाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर चू फैंग ने अभी दया नहीं दिखाई होती, तो हम सब मर जाते। म्यू शियाओहू थोड़ा स्तब्ध था। क्या तुम ही तो नहीं थे जिसने हमें उस आदमी से बचाया था? म्यू किंगलान ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। मेरे पास वह क्षमता कैसे हो सकती है? यह आदमी असामान्य रूप से शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि वह शायद महान सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति से कमतर नहीं है। अपने साथियों के हैरान भावों को देखकर म्यू किंगलान केवल चू फैंग के साथ अपनी बातचीत को संक्षेप में दोहरा सकी। ये सुनकर वे सभी दंग रह गए। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्हें पता चला कि शाही दरबार दिव्य महाद्वीप के बाहर अन्य महान दुनियाएं भी हैं। पता चला कि उनकी अपनी प्रजाति ब्रह्मांड में किसी सुदूर स्थान पर मौजूद है। उलझन में डूबे म्यू शियाओहू ने चू फैंग की पीठ की ओर देखा और अवाक रह गया। म्यू किंगलान ने गहरी सांस ली और उससे फिर आग्रह किया, पवन आत्मा हिरण के अवशेषों को चू फैंग के पास भेज दो और उसे बेचने दो। उस समय चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मुझे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। संयोग से मैंने देखा कि इस बार खजाने की दुकान में काफी अच्छी चीजें हैं। आओ और देखो कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तुम कुछ बदल सकते हो। जब उसने ये शब्द कह लिए तो चू फैंग को अब उनसे कोई परेशानी नहीं हुई। वो लकड़ी की मेज पर रखे खजाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा और बहुत खुश हुआ। कोर एरिया में खजाने की दुकानें वाकई अलग है, गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। इस समय म्यू किंगलान और अन्य लोग भी आगे आए। वे भी इस खजाने की दुकान के बारे में बेहद उत्सुक थे। बगल में दिए गए परिचय को पढ़ने के बाद म्यू शियाओहू अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। हे भगवान, इस बार वास्तव में ऐसे शीर्ष श्रेणी के खजाने हैं? इस खजाने की दुकान से कुल 6 खजाने निकले थे, और सबसे बुरी बात तो ये थी कि यह एक उच्च कोटि का खजाना था। पवित्र ज्वाला तावीज, उच्च श्रेणी। ये तुरंत एक शक्तिशाली समूह अग्नि हमला कर सकता है, जो एक निम्न श्रेणी के जानवर जनरल को आसानी से जलाकर मार सकता है और एक मध्यम श्रेणी के जानवर जनरल को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। कीमत 50 सोने के सिक्के। ड्रैगन फ्लाई घास, दुर्लभ, गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कीमत 100 सोने के सिक्के। 100 जाली जानवरों की चाबुक, दुर्लभ, निम्न श्रेणी के जानवरों को 200% तक नुकसान पहुंचाता है, मध्यम श्रेणी के जानवरों को 100% तक, उच्च श्रेणी के जानवरों को 50% तक नुकसान पहुंचाता है। कीमत 300 सोने के सिक्के। 100 ग्राम शक्तिशाली डेमोनिक टच वैनम, दुर्लभ, 1 ग्राम एक सामान्य श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट को तुरंत मार सकता है। एस्ट्रल बीस्ट की रैंक में वृद्धि के आधार पर प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इसका एक कमजोर लकवाग्रस्त प्रभाव भी है। कीमत 1000 सोने के सिक्के। गहन स्वर्गीय जानवर शिकार अंगूठी, शीर्ष ग्रेड। इसका प्रभाव किसी भी सूक्ष्म जानवर को गुलाम बनाने और वश में करने का है। इसमें शीर्ष स्तर के जानवर जनरल को गुलाम बनाने की 100% संभावना है। निम्न श्रेणी के स्वामी स्तर के सूक्ष्म जानवर को गुलाम बनाने की 10% संभावना है। मध्यम श्रेणी के स्वामी स्तर के सूक्ष्म जानवर को गुलाम बनाने की 1% संभावना है। संकेत 1, आपके पास कोशिश करने का केवल एक मौका है। यदि गुलामी विफल हो जाती है, तो जानवर का जाल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। संकेत 2, सूक्ष्म जानवर का प्रतिरोध जितना कमजोर होगा, गुलाम बनाने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। कीमत 20,000 सोने के सिक्के। 1000 टेम्पर्ड उल्कापिंड लोहा, दुर्लभ, दिव्य हथियारों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कीमत 180 सोने के सिक्के। लकड़ी की मेज पर 6 खजानों की आकृतियां करीने से रखी गई थीं, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। परिचय देखकर सभी चुप हो गए। इस बार जो खजाने सामने आए, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनकी गुणवत्ता बहुत ऊंची थी। एक उच्च श्रेणी के खजाने को छोड़कर बाकी सभी दुर्लभ थे।
सबसे भयानक बात यह थी कि इस बार एक सच्चा उच्च श्रेणी का खजाना सामने आया था। पौराणिक शीर्ष ग्रेड इंपीरियल कोड द्वारा घोषित नियमों के अनुसार उनके प्रजनन की संभावना 1000 में से केवल एक थी। इसके अलावा खजाने के भंडार मिलने की संभावना बेहद कम थी। शीर्ष श्रेणी के खजाने को प्राप्त करने का मौका लाखों में एक ही हो सकता है। अरे बाप रे! म्यू शियाओहू अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें अदम्य आशा से भरी थीं, लेकिन जब उसने पीछे की ओर कीमतें देखी तो वो तुरंत घबरा गया। 20,000 स्वर्ण सिक्के, तुम हमें लूट क्यों नहीं लेते? आधिकारिक विनिमय मानक के अनुसार ये 2 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं थीं। इसे कौन वहन कर सकता है? म्यू किंगलान सहित अन्य लोग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। भले ही वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते थे, फिर भी मौज मस्ती करना अच्छा था। केवल चू फैंग, जो उनके बगल में था, अपना सिर नीचे करके सोचने से खुद को रोक नहीं सका। चू फैंग भी बेहद उत्साहित था, एक सच्चा शीर्ष ग्रेड खजाना। और यह एक अत्यंत दुर्लभ दास्ता प्रकार का खजाना था। उसका भाग्य बहुत ही खराब था। यदि वो भाग्यशाली होता और वास्तव में एक प्रभु स्तर के सूक्ष्म जानवर को गुलाम बना लेता, तो वह अस्तित्व एक दिव्य प्रभु के बराबर होता। बस इसके बारे में सोचने से चू फैंग को प्रलोभन हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि कीमत बहुत असामान्य थी, कुल 20,000 स्वर्ण सिक्के। यहां तक कि वर्तमान चू फैंग भी एक साथ इतने सारे लोगों को बाहर निकालने में असमर्थ था। 3 दिनों तक शीर्ष स्तर के जानवर जनरलों को मारने के बाद चू फैंग के पास कुल 1.1 मिलियन से अधिक एस्ट्रल जानवर आत्माएं थीं। भले ही वो 40% छूट पर सोने के सिक्कों के बदले में उन्हें बदल सकता था, लेकिन उन्हें केवल 18,300 सोने के सिक्कों के बदले में ही बदला जा सकता था। भले ही उसने अन्य सभी खजानों को छोड़ दिया हो, फिर भी वो 1,700 स्वर्ण सिक्कों से अधिक दूर था। बेशक, अगर चू फैंग को अधिक समय दिया जा सके और वह अपने छिपे हुए हत्या बिंदु पर वापस आ जाए, तो वो उन्हें आसानी से पकड़ सकेगा। लेकिन समस्या ये थी कि यह खजाने की दुकान केवल 2 घंटे तक ही अस्तित्व में रह सकती थी, उसके बाद समाप्त हो जाती। इतने कम समय में 100,000 से अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को इकट्ठा करना लगभग असंभव था। इस प्रकार चू फैंग तुरंत दुविधा में पड़ गया। उसे और भी अधिक अफसोस हुआ। बाहर आने से पहले उसने अधिक एस्ट्रल बीस्ट सोल्स की खेती क्यों नहीं की? क्या इस बार उसे ये सब छोड़ना पड़ा? चू फैंग खुद से शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन वास्तव में किसने सोचा होगा कि 1 लाख एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं पर्याप्त नहीं थी? अगर चू फैंग ने कुछ और समय तक खेती की होती, तो शायद वो खजाने के भंडार से चूक जाता। भाग्य के विषय में निश्चित रूप से कौन कह सकता है? अब पछताना बेकार था। वो केवल 2000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करने का तरीका सोच सकता था। चू फैंग ने निराशा में चारों ओर देखा, लेकिन जब म्यू किंगलान ने ये देखा, तो उसका दिल अचानक से दब गया। वो बता सकती थी कि चू फैंग उस बेहतरीन जानवर के जाल को हासिल करना चाहता था, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी दौलत से उसे खरीदने में असमर्थ था। यह आदमी अब उन्हें आंक रहा था। क्या ये हो सकता है कि वह उन्हें मारना और लूटना चाहता था? ये सोचते ही म्यू किंगलान ने तुरंत कहा, ठीक है चू फैंग, अगर आपके पास अभी भी पैसे की कमी है, तो आप पहले इस पवन आत्मा हिरण के अवशेष क्यों नहीं लेते? मैं गंभीर हूं। अगर आपको अभी भी और सोने के सिक्कों की जरूरत है, तो क्या आप इस टूटे हुए शरीर का आदान प्रदान नहीं कर सकते? हमें जल्दी नहीं है। अगर वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है, तो हमारी तरफ की एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को 200 से 300 सोने के सिक्कों के बदले में बदला जा सकता है। म्यू किंगलान को लगा कि चू फैंग की मानसिकता थोड़ी अस्थिर लग रही थी। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जल्दी से अपनी सारी संपत्ति निकाल ली। आखिरकार उन्होंने बहुत कम समय के लिए ही बातचीत की थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन है। खजाने के सामने, यहां तक कि एक ही जनजाति में, हत्या और लूटपाट असामान्य नहीं थी। यदि चू फैंग का वास्तव में कोई बुरा इरादा होता, तो इस छोटे से लकड़ी के घर में उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। मो किंगलान के शब्दों ने चू फैंग को हंसाया। वो समझ सकता था कि म्यू किंगलान किस बात से चिंतित थी। ठीक है, चिंता मत करो। हालांकि मैं, चू फैंग, एक अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं एक महान खलनायक नहीं हूं। इसके अलावा आपके सोने के सिक्के तो बस एक बूंद के बराबर है। वे मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। चू फैंग की बातें सुनकर म्यू किंगलान को थोड़ी राहत महसूस हुई। चू फैंग ने आगे कहा, ठीक है, तुम्हें यहाँ बेवकूफी से खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पसंद है, तो उसे खुद ही खरीद लो। चू फैंग बहुत उदार दिखाई दिया। उसे तो बस शीर्ष श्रेणी के प्रोफाउंड हेवन बीस्ट हंटिंग रिंग की परवाह थी।
बाकी सब कुछ महत्वहीन लग रहा था। बेशक राक्षसी स्पर्श विष भी वास्तव में उपयोगी था। अगर स्थिति इसकी अनुमति देती तो चू फैंग इसे लेना चाहता था, लेकिन अब उसके पास इतने सोने के सिक्के भी नहीं थे कि वो उन्हें स्वर्ग के जानवर शिकार की अंगूठी के बदले में दे सके। वो उन पर एक एहसान कर सकता था। आप जो चाहे चुन सकते हैं। आखिरकार आपके पास बहुत सारे सोने के सिक्के नहीं हैं। इस प्रकार चू फैंग के दयालु इशारे के तहत म्यू शियाओहू अब अपने दिल में उत्साह को रोक नहीं सका। उनके लिए वे दुर्लभ खजाने बहुत कीमती थे। उसने जल्दी से कहा, चचेरी बहन लैन, तुम्हारा लेवल 20 अधिकार सबसे ऊंचा है। तुम इसे बदलकर 10% छूट पा सकती हो। म्यू किंगलान ने चू फैंग पर एक नजर डाली। ये देखकर कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, वो पूरी तरह से राहत महसूस कर रही थी। उसने अन्य लोगों की सभी एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को अपने खाते में स्थानांतरित कर दिया। फिर वो सीधे लकड़ी की मेज के पास चली गई। उसने गोल्ड कॉइन एक्सचेंज इंटरफेस खोला और विनिमय करना शुरू कर दिया। वे पांचों वाकई बहुत प्रतिभाशाली थे। इतने कम समय में भी उन्होंने 30,000 से ज्यादा एस्ट्रल बीस्ट सोल्स जमा कर लिए थे। 10% छूट के बाद कुल 330 सोने के सिक्के बचे। फिर उसने पवन आत्मा मृग के अवशेषों को कुल 80 स्वर्ण सिक्कों के बदले में बेच दिया। उनमें से कुछ को कुल मिलाकर 410 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए। युवा प्रतिभाओं के एक समूह के लिए ये पहले से ही एक बड़ी धनराशि थी। उनमें से कुछ लोग एकत्र होने लगे और उत्साहपूर्वक विचार करने लगे कि किन खजानों के बदले में उन्हें कुछ देना चाहिए। उनके लिए एकमात्र चीजें जो तुरंत उनकी ताकत बढ़ा सकती थीं, वे थीं 100 जालीदार पशु चाबुक और राक्षसी स्पर्श विष। हालांकि 100 ग्राम डेमोनिक टच वैनम की कीमत इतनी नहीं थी कि वे इसे वहन कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसके बारे में कैसे सोचा, वे केवल 100 जाली जानवर चाबुक के लिए विनिमय कर सकते थे। म्यू किंगलान की ताकत और इस दुर्लभ श्रेणी के जानवर चाबुक के साथ वह भविष्य में अकेले ही एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल को मारने में सक्षम हो सकती है। यह एक अच्छा सौदा था। यद्यपि म्यू किंगलान का मुख्य हथियार लंबा कोड़ा नहीं था, लेकिन इस स्तर के योद्धाओं के लिए हथियार का प्रकार अब निर्णायक नहीं था। जब तक उसका क्षेत्र काफी ऊंचा था, वो इसका उपयोग भी कर सकती थी। उदाहरण के लिए चू फैंग वास्तव में अपनी कृपाण तकनीकों को उजागर करने के लिए लंबे चाबुक का उपयोग कर सकता था। ये सिर्फ जगह से बाहर लग रहा था। जल्द ही म्यू परिवार की टीम ने अपना निर्णय ले लिया। 100 जाली जानवर चाबुक के लिए विनिमय। अगले ही पल लकड़ी की मेज पर एक रोशनी चमकी। शुरू में भ्रमपूर्ण चाबुक धीरे धीरे वास्तविकता में बदल गया। बहुत बढ़िया। इस चाबुक से, बड़ी बहन, आपकी ताकत निश्चित रूप से दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। उसके अलावा म्यू कियान भी अपनी बहन के लिए खुश थी। आइए और हमारी वेबसाइट वोक्सियर वर्ल्ड साइट पर पढ़ें। धन्यवाद। उदाहरण के लिए, हालांकि ड्रैगनफ्लाई ग्रास और 1000 टेम्पर्ड मीटियोराइट आयरन जैसे प्राकृतिक खजाने काफी कीमती थे, और यदि उन्हें निकाल लिया जाता तो वे संभवतः बहुत मूल्यवान होते, लेकिन वे टीम की वर्तमान ताकत के लिए फायदेमंद नहीं थे। इसलिए टीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के हार मान ली। जब टीम ने बातचीत पूरी कर ली तो उन्होंने अपनी नजरें चू फैंग की ओर घुमाई। म्यू किंगलान ने संकोच से पूछा, भाई चू, क्या आप उस शीर्ष ग्रेड गहन स्वर्ग जानवर शिकार अंगूठी के लिए विनिमय करने की योजना बना रहे हैं? चू फैंग ने इसे नहीं छिपाया और सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ सोने के सिक्के कम है। हालांकि उन्होंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब चू फैंग ने खुद इसे स्वीकार किया तो वे कांपने से खुद को रोक नहीं सके। हे प्रभु, यदि उसके पास कुछ सोने के सिक्के कम होते तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसके पास कम से कम 10 लाख एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं होती? क्या अजीब बात है। म्यू किंगलान आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। सचमुच, उस भयानक गति, शक्तिशाली दिव्य हथियारों और राक्षसी स्पर्श विष की मदद से वे उच्च स्तरीय जानवर जनरल उससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते थे। बेशक म्यू किंगलान केवल आंशिक रूप से ही सही थी। चू फैंग की अधिकांश सूक्ष्म पशु आत्माएं शिकार की तुलना में बहुत आसानी से प्राप्त की गईं। म्यू किंगलान ने खुद को शांत किया और आगे बोली, अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो आप अपने कुछ खजाने बेचने पर विचार कर सकते हैं। भले ही वे स्टार्टिंग ग्राउंड से खजाने न हो, फिर भी उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। बेशक वे कम कीमत पर मिल सकते हैं। म्यू किंगलान का सुझाव सुनकर चू फैंग ने अचानक एक भान उठाए। सही, वो इस समारोह के बारे में कैसे भूल सकता है। कुछ बेकार खजानों को सोने के सिक्कों के बदले खजाने की दुकान में बेचा जा सकता है, भले ही उसे नुकसान उठाना पड़े। हालांकि जब चू फैंग ने एक दिव्य भगवान हथियार निकाला जिसे उसने परिष्कृत किया था और इसे बेचने की योजना बनाई,
तो वो लगभग मरने तक क्रोधित हो गया। लानत है, क्या तुम बहुत लालची हो? क्या आप मुझे इस दिव्य भगवान हथियार के लिए 100 सोने के सिक्के देने की योजना बना रहे हैं, जिसकी कीमत 1 मिलियन स्टार डोमेन सार है? चू फैंग पहले से ही शिकायत करने में शक्तिहीन था। जो खजाने शुरुआती जमीन से नहीं थे, वे बहुत कम कीमत पर उपलब्ध थे। वे अपने वास्तविक मूल्य से 10 गुना से भी अधिक सस्ते थे। मुनाफाखोर, कितना घृणित। हालांकि जैसे ही चू फैंग इसे स्वीकार करने की योजना बना रहा था, उसने सोचा, वो 10 से अधिक दिव्य भगवान हथियार कहां से इकट्ठा कर सकता था? इससे पहले समय बहुत कम था और उन्होंने उनमें से कई को परिष्कृत नहीं किया था। क्या आप संख्या पूरी करने के लिए अन्य खजानों का उपयोग कर रहे हैं? तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब तक उसने कभी घाटे का सौदा कब किया था? वो नुकसान सहने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेगा। ये जिद नहीं तोड़ी जा सकी। तो क्या कोई और रास्ता था? चू फैंग ने जैसे ही सोचा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। अरे, मैं इस बात को लगभग कैसे भूल गया था। 7 सितारा कंपास। उसने इसे डेमोंडोन पैलेस के काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी से प्राप्त किया था। उसने इसकी शक्ति देखी थी। ये काफी शक्तिशाली था और अपने डेमन स्लेयर से भी सीधे लड़ सकता था। इसका मूल्य निश्चित रूप से कम नहीं था। आखिरकार, यह एक सर्वोच्च स्तर के महान ईश्वर का सर्वोच्च खजाना था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह 7 सितारा कंपास प्रारंभिक भूमि से उत्पन्न एक खजाना था।